जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में मैं फिर से लेकर के आया हूं आप सभी की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 14। अगर आप अन्य प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हो तो आप उसको जरूर देख लीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल टीईटी, सीजीटीईटी, शिक्षक भर्ती की तैयारी, तो उसमें बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाता है, उन्हीं का एमसीक्यू हम इसमें प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताते जाइएगा, ठीक है। प्रश्न पढ़ रहा हूँ, प्रश्न के अकॉर्डिंग नीचे 4 ऑप्शन है, तो उसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बताइए। अगर दोस्तों कमेंट करते नहीं बन रहा है तो आप कॉपी पेन लीजिए और क्वेश्चन क्रमांक डाल दीजिए 1 2 3 4, और आपका जो सही आंसर है आप मन में रखिए रहिए। मैं आंसर जब बताऊंगा अगर सही है तो सही लगा दीजिए, अगर गलत हो जाता है ऑप्शन तो कोई बात नहीं, आप उसको क्रॉस कर दीजिए, अगर है ना। लास्ट में फिर आप जोड़ लीजिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। आप इस तरह का भी जांच इसी से ही कर सकेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, अधिगम पूरी तरह से एवं मात्र अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है। अधिगम पूरी तरह एवं मात्र अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है। इस सिद्धांत का संबंध खाली स्थान अधिगम के सिद्धांत से है। तो किस अधिगम के सिद्धांत से है ये? संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत से, विकासात्मक अधिगम के सिद्धांत से, व्यवहारात्मक अधिगम के सिद्धांत से, या फिर निर्माणात्मक अधिगम के सिद्धांत से। तो दोस्तों, पूरी तरीके से कोई भी अधिगम हम अवलोकनात्मक व्यवहार के रूप में लेते हैं तो वो किस में आ जाता है? व्यवहारात्मक अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है हमको बताना है। समतात्विक सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जूड के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4, विशिष्ट से सामान्य तत्वों का सिद्धांत जो है स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया है। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो जोड़ा शामिल नहीं है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। जितने भी इसमें बताया गया है दोस्तों वो कहीं ना कहीं जो कोहलर का है वो औपचारिक जो है नैतिकता के सिद्धांत को लेकर के इसमें बताया गया है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों बाकी जो सिद्धांत है वो क्या है? 3 जो सिद्धांत है वो स्थानांतरण के सिद्धांत को लेकर के बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्ववर्ती अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है यह क्या कहलाता है? तो हमारे पास कोई पूर्ववर्ती मतलब पहले से हमारे पास जो ज्ञान है उसके माध्यम से हम कोई नई चीज़ को सीखने की प्रक्रिया को हमारा क्या कर रहा है? आसान बना देता है। तो यह क्या कहलाता है? तो ये अधिगम का सकारात्मक अंतरण कहलाता है, अधिगम का निरपेक्ष अंतरण कहलाता है, अधिगम का नकारात्मक अंतरण कहलाता है, या फिर अधिगम का शून्य अंतरण कहलाता है। दोस्तों इसमें शब्द जो आ रहा है अधिगम, अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना, ठीक है। चीज़ को ध्यान रखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? सकारात्मक अंतरण इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम क्योंकि हम कोई भी चीज़ पहले से जानते हैं और उस कोई चीज़ और नए हैं चीज़ है उसी हम पुराने चीज़ के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा? एक हमारे लिए सकारात्मक होगा। अगर नहीं पता हो रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन या सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है। तो दोस्तों पुनर्बलन मतलब कहीं ना कहीं आप प्रेरित हो रहे हैं उस कार्य को फिर से करने के लिए, वही क्या कहलाता है? पुनर्बलन कहलाता है, ठीक है। या फिर सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो विलोपन की गति को क्या करता है? धीमा बना देता है। तो क्या है वो? निरंतर सुदृढ़ीकरण, या फिर निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण, या फिर निश्चित अंतराल सुदृढ़ीकरण, या फिर चर अनुपात सुदृढ़ीकरण, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चर अनुपात सुदृढ़ीकरण इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी भी पुनर्बलन को करने के लिए, ठीक है। चर मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा मान जो क्या होता है? कम ज़्यादा होते रहता है। तो मतलब समय के अनुसार आपके पुनर्बलन में भी क्या होगा? उसमें परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो विलोपन की गति धीमी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के लिए निम्नलिखित में से किए गए कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। तो वाइगोत्स्की ने दोस्तों किस चीज़ पर बच्चों की सीखने में सबसे ज़्यादा भूमिका बताया है? तो नैतिकता पर बताया है, शारीरिक पर बताया है, सामाजिक पर बताया है, या फिर आनुवांशिक पर बताया है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सामाजिकता के बारे में बताया है। किनके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा बताया गया है, ठीक है। अब जो नैतिकता के बारे में बताया है वो उनको कौन बताया है दोस्तों? वो है कोहलर वर्ग के द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो
क्वेश्चन में जो वाइगोत्स्की के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए दोस्तों मुझे शारीरिक से संबंधित किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र है, तो भाई प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र क्या हो जाएगा, विद्यार्थी होगा, शिक्षक होगा, सत्ता होगा या फिर संरचना होगा। तो हमारे जो शिक्षा पैटर्न है वो किस पर केंद्रित है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, हमारे शिक्षा पद्धति का सेंटर पॉइंट या फिर केंद्र पर किसे रखा गया है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थियों को सीखना है, इसी उद्देश्य से क्या बनाया गया है, पाठ्यक्रम को, शिक्षा को बनाया गया है। दोस्तों जो शिक्षा है वो बालकों के लिए है, ना कि बालक जो है शिक्षा के लिए है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखना एक तरह का व्यवहार है, तो भाई सीखना जो है एक तरह का क्या व्यवहार है, बचाव का व्यवहार है। हम मतलब व्यवहार का मतलब क्या है, बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या फिर प्रसार है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक संशोधन है। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, है ना कहीं हमें पूर्व ज्ञान होता है तो हम और सीख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसमें संशोधन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली स्थान की ओर संकेत करती है, तो हमारा जो पाठ्यचर्या है वो किस ओर संकेत करती है। पहला है शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर, दूसरा है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कर सके, तीसरा मूल्यांकन प्राप्ति या फिर चौथा कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों कि हमारा पाठ्यचर्या जो है उस रखने का मेन उद्देश्य क्या है, तो यह दोस्तों जो है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पास इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम उस पाठ्यचर्या में शामिल होगा और प्रत्येक विद्यार्थियों के मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं उसके लिए प्रतिदिन के लिए उसमें अनुभव प्राप्त करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, तो कोई भी शिक्षा है उसमें प्रगतिशील मतलब कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाना है, उसकी कौन सी विशेषता है। समय सारणी एवं बैठक की व्यवस्था में लचीलापन लाना, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद में देना, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त लाना या फिर दोस्तों बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे मेन उद्देश्य क्या है, देखिए बार बार अगर परीक्षा ले रहे हैं तो ये मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लाना ये जो है दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ऑटोमेटिक अच्छा नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों का अनुच्छेद करना, अगर केवल पाठ्यपुस्तक के उन्हीं का ही अनुच्छेद का अनुसरण कराएंगे तो बच्चा सिर्फ क्या हो जाएगा, किताबी ज्ञान ही रहेगा और पुस्तक में जितना ज्ञान है सिर्फ वहीं तक ही सीमित रह जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय सारणी एवं बैठक व्यवस्था में क्या क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। देखिए अगर बैठक व्यवस्था में बच्चा अगर पढ़ने के मूड में नहीं है तो आप उसको खेलने के लिए बोलिए और खेल खेल में ही उसको क्या करना है, शिक्षा देना है। मतलब क्या है, आप उसमें लचीलापन देखिए, है ना, बैठक व्यवस्था के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य ही होना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यावसायिक जीवन के लिए एक विद्यार्थियों को तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों में क्या करना है, हमको उनके व्यवहारिक जीवन के पूरी चीज़ों को क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरित्र का विकास होता है, तो भाई चरित्र का जो किसी में भी व्यक्ति में किसी भी बालक में होता है तो वो किस तरीके से होता है, इच्छा शक्ति के द्वारा होता है, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा होता है, नैतिकता के द्वारा होता है या फिर इनमें से सभी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी के द्वारा बच्चे में चरित्र का निर्माण होता है। उनकी इच्छा शक्ति के द्वारा, अर्थात उनमें सीखने की इच्छा है, अच्छी चीज़ों को सीखेगा। अगर वो उसमें इच्छा शक्ति में बुरी चीज़ों को सीखने की इच्छा है तो वो क्या करेगा, बुरी चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये इच्छा शक्ति की बात है। बर्ताव एवं व्यवहार मतलब उसमें क्या बर्ताव है, वो किस तरीके से बर्ताव कर रहा है। अगर उस पर गलत चीज़ों पर जा रहा है तो उसमें ध्यान दीजिए, उसको सुधराने की कोशिश कीजिए, उनको बताइए। ठीक है, तो ये क्या उनके बर्ताव के ऊपर भी डिपेंड करता है। नैतिकता के द्वारा आप उनको नैतिकता का ज्ञान दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, उसके चरित्र का विकास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था में किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए, उत्तरदायित्व मतलब उसको क्या करना है, कोई दायित्व देना चाहिए। दूसरा है ईमानदारी, तीसरा है सहभागिता और चौथा है आज्ञाकारी। तो बाल्यावस्था की बात कही जा रही है दोस्तों, और बाल्यावस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, दूसरी अवस्था कहलाती है जीवन काल का। तो पहला अवस्था क्या है दोस्तों, शैशवावस्था होता है, दूसरा बाल्यावस्था होता है, तीसरा क्या होता है, किशोर अवस्था होता है। मतलब शैशवावस्था और किशोर अवस्था के बीच का जो काल होता है बाल्यावस्था कहलाता है, जो पूरी तरीके से क्या होता है, आधीनता का होता है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने परिवार वालों से बंधा हुआ रहता है, ज़्यादा उसमें जो सोच होता है उसमें ज़्यादा विकसित नहीं होता, अनुकरण इसमें ज़्यादा होता है।
ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उसमें जो है आज्ञाकारिता की भावना होती है। तो बहुत सारा प्रश्न आपको देखा होगा, मतलब कोई भी काम होता है, जैसे किसी काम के लिए करवाने के लिए बच्चे को कहा जाता है ऐसा करो वैसा करो, इसको ला दो ऐसा कर दो, है ना। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा काम करवाया जाता है इस काल में। ठीक है, बच्चा आसानी से उस बात में मानता है और करता भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी क्या होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, कम पाया जाता है। बच्चे में चोरी करने का गुण भी इसमें बाल्यावस्था में ही आता है। तो ईमानदारी तो इसका करेक्ट आंसर जो है नहीं होगा। ठीक है, सहभागिता उस समय बहुत कम होता है। भाई आप किसी बाल्यावस्था के बच्चे को अगर दो मुझे भी खाने के लिए दो, तो उसमें सहभागिता उसमें थोड़ा सा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब 3 भी गलत हो जाएगा। उत्तरदायित्व मतलब उत्तरदायित्व की भावना क्या होगा, उसमें नहीं होता, कोई भी चीज़ को लिए जिम्मेदारी वो नहीं लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, आप ध्यान दीजिए इसमें। तो नियमित जीवन, संवेदनात्मक परिपक्वता, तो ये एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की जो है विशेषता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आत्मविश्वास, सहनशील, ये भी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का है, तो आंसर नहीं होगा। तीसरा है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, मतलब अपने आप में ही सीमित रहना, तो ये जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है क्या, तो शायद नहीं आता। पहले चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो भाई स्वमूल्यांकन खुद में करना और वास्तविकता को स्वीकृत करना, ये भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, जो है दोस्तों बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, कहीं ना कहीं स्वयं में सीमित है, वो तो कहीं कहीं वो दब्बूपन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो भाई अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया है, तो किनके द्वारा किया गया है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गेस्टाल्टवाद सिद्धांतवादियों द्वारा दिया गया है, पावलोव द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, या फिर वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अधिगम के अंतर्गत अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन में दिया है दोस्तों गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा, क्योंकि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादित करने वाला कोई और है ना, उसको प्रयोग करने वाला अलग कोई और है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों द्वारा कहा गया है। तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में 3 व्यक्तियों का नाम आता है। पहला जो व्यक्ति आता है दोस्तों वो है वर्दीमर। ठीक है, तो आप याद रखिए वर्दीमर, ये हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति है दोस्तों आपका कोफ्फा, कौन है, कोफ्फा। और तीसरा जो नाम आता है दोस्तों वो है कोहलर का। ठीक है, कोहलर। अब देखिए इसमें एक शब्द आया है गेस्टाल्ट, तो गेस्टाल्ट का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। तो गेस्टाल्ट शब्द वो है दोस्तों, एक फ्रेंच भाषा है जिसका अर्थ होता है कि मतलब गेस्टाल्टवाद में वो चीज़ आती है कि हम किसी भी समस्या को जाने बगैर हम उसके समाधान को नहीं जान पाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, गेस्टाल्टवाद कहलाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा चीज़ है, मैं जैसे आपसे प्रश्न पूछा कि 50 पुस्तकों का मूल्य कितना है, तो भाई आप एक पुस्तक का मूल्य आपको पता नहीं है, तो आप 50 पुस्तक का मूल्य क्या आप मुझे कैसे बता सकोगे। तो यही है गेस्टाल्ट। ठीक है, तो जिसमें आप समस्या को जानते नहीं हैं, समस्या को जानते नहीं हैं और उसके हल को बारे में आप नहीं जान पाएंगे। तो समस्या जानना जरूरी है, तभी हल हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी तरीके से डिटेल आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को क्या करता है, संशोधित करता है, क्या कहलाता है, समायोजन, समावेशन, स्कीमा या फिर प्रत्यक्षण। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समायोजन। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समायोजन क्या होता है, जब कोई भी चीज़ हमारे पास ज्ञान पहले से है और उसमें कोई भी चीज़ आ करके क्या हो रहा है और ऐड हो रहा है हमारी में जानकारी में, तो क्या हो रहा है वो हम उसे समायोजन कहते हैं। जैसे आपके पास जनरली तौर पर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो उसमें क्या होता है अपडेट वर्जन आता है, तो आप उसको क्या करते हो अपडेट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका मोबाइल उसमें क्या होता है समायोजित होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है एक चीज़ आता है स्कीमा, तो पहले आप स्कीमा को समझने से पहले स्कीम को समझ लीजिए। कोई भी ज्ञान अगर आपके पास है तो वो क्या है आपका स्कीम है।
ठीक है। लेकिन उस स्कीम में अगर कोई भी चीज़ को आप कहीं जगह यूज़ कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तक आपको समझ आ गया। अब देखिए समावेशन आप समझ ही चुके होंगे, समावेश किसी भी चीज़ में। प्रत्यक्षण ये क्या है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप इसमें सर्च कीजिए, क्योंकि एक सर्च करते रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ज्ञान में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पास PDF आपको देखने को मिल जाएगा। www.abhyasgk.com विजिट करके भी आप अच्छे पोस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। और अभी भी दोस्तों टेस्ट सीरीज़ अभी भी चालू है, अब रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन करा करके दोस्तों सारे टेस्ट सीरीज़ आप ले सकेंगे। मात्र 99 रुपये में एक पेपर मिल रहा है। अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चाहते हैं दोस्तों तो मात्र 198 में आप जो है उसको परचेस कर सकते हैं। मात्र जो है आप 77 23 99 24 84 पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजिए, वहाँ से आपको सारे टेस्ट लिंक का जो है व्हाट्सअप में ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट है दोस्तों तो टेस्ट लिंक से संबंधित मैंने पूरा वीडियो बता दिया है। हाँ, टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है तो आप उसको वहाँ पर से उस वीडियो को देख लीजिए और टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।